सो वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से डाल्टन ने अपनी थ्योरी प्रपोज की। सो डाल्टन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी मॉडर्न केमिकल साइंस की डेवलपमेंट के लिए। बट टाइम के साथ साथ जैसे नए एक्सपेरिमेंट्स हुए और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस कंफर्म हुआ, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को कम्प्लीटली डिस्क्रेडिट करना पड़ा। ओके, सो द फंडामेंटल पार्टिकल्स और द सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि हम डिस्कस करेंगे, दोज आर बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था। तो द डिस्कवरी वॉज द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी गोज टू जे थॉमसन। ओके, बट विल सी हु एल्स वॉज इन द पिक्चर व्हेन द इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड। सो सबसे पहले देखते हैं माइकल फैराडे। ही डिस्कवर्ड, उसने देखा कि सर्टन सब्सटेंसेस को अगर हम पानी में डिज़ोल्व करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जो आइडिया था कि कुछ सब्सटेंसेस, आयनिक सब्सटेंसेस को पानी में डालने पे वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं, दिस डिस्कवरी वाज मेड बाय फैराडे। तो उसके बेस पे अगर हम देखें कि कंपाउंड्स के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, तो कंपाउंड्स डिकम्पोज कर जाता है अपने एलिमेंट्स में। तो बेसिकली वो आयंस में डिकम्पोज करता है। बट अगर आयंस का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया था तो हम बोल सकते हैं कि वो अपने एलिमेंट्स में डिकम्पोज कर गया। फॉर एग्जांपल कंपाउंड इज NaCl। तो NaCl मोल्टन फॉर्म में अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ओके, दिस टू आर टू इलेक्ट्रोड्स। अब Na पॉजिटिव किस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ, बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो Na पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ, Cl नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ। तो जो आयंस जनरेट होते हैं, कुछ आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन थी फैराडे की तरफ से, उसने देखा कि अगर हम x अमाउंट ऑफ चार्ज पास करते हैं, सपोज दिस चार्ज पास इज x, और जो अमाउंट लिबरेट होता है कि इस इलेक्ट्रोड पे जाके थोड़ा अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, या सपोज कोई गैस लिबरेट हुई, तो अमाउंट जो लिबरेट हुआ या डिपॉजिट हुआ, इफ़ दैट अमाउंट इज m, तो m और x के बीच में एक रिलेशन है। तो अगर x को मैं डबल कर देता हूँ तो m भी डबल हो जाता है। तो अगर हम चार्ज को डबल करते हैं तो जो मास या अमाउंट लिबरेट या डिपॉजिट हो रहा है वो भी डबल हो रहा है। तो इससे एक कंक्लूजन फैराडे ने निकाला कि चार्ज एंड मास मस्ट बी इंटररिलेटेड। तो चार्ज एंड मास आर रिलेटेड। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ चार्ज है वहाँ मास भी है, या जहाँ मास है वहाँ चार्ज भी है। तो ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जहाँ भी मास होगा कुछ चार्ज उसके साथ एसोसिएटेड ज़रूर रहेगा। नेक्स्ट वॉज द आयरिश फिजिसिस्ट स्टोनी। सो स्टोनी ने रियलाइज़ किया कि देयर मस्ट बी अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर हम चार्ज को एसोशिएट कर रहे हैं मास के साथ, कि जहाँ पर भी मास होगा वहाँ पर चार्ज होगा, तो उस चार्ज का एक फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए जो कि एटम्स के साथ एसोशिएटेड होगा। अब स्टोनी को ये आइडिया नहीं था कि वो फंडामेंटल यूनिट क्या है, ना ही उसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था। बट उसने बोला कि इस फंडामेंटल यूनिट को हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो द नेम इलेक्ट्रॉन वॉज क्वाइंड बाय G.J. Stoney in 1891. तो दिस नेम इलेक्ट्रॉन वॉज नॉट गिवन बाय द थॉमसन। थॉमसन ने उस पार्टिकल को कैरेक्टराइज किया, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया, स्टडी किया, बट द नेम इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाय स्टोनी। ओके, सो अल्टीमेटली 1897 में J.J. थॉमसन ने एक ऐसा पार्टिकल डिस्कवर कर लिया जो कि बेसिकली फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता हो।
Okay, so this was the background of the discovery of electron. So now we will move to the discharge tube experiments. So the discharge tube experiments, so बहुत सारे scientists they were basically studying the conduction of electricity through gases at low pressure. Okay, so basically अगर देखा जाए important था कि जूलियस प्लकर 1859 में उसने स्टार्ट किया कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर. तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्लास ट्यूब का एपरेटस होगा. तो ग्लास ट्यूब जो एपरेटस है इसमें दो एंड्स पे हमने दो इलेक्ट्रोड यूज़ किए, वन इज़ कैथोड वन इज़ एनोड, और इनको कनेक्ट किया हमने एक वोल्टेज सोर्स से. अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर यहाँ पर कोई भी एक गैस हम ले लेंगे. तो इट कैन बी एनी गैस, इट कैन बी ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, एनी गैस. ठीक है, तो इस गैस के थ्रू एक्सट्रीम लो प्रेशर कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. क्यों कंडक्ट होती है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद. तो इसको स्टडी करना स्टार्ट किया जूलियस प्लकर ने. सो लेटर ऑन जे थॉमसन ने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में उसने डिस्कवर किया कैथोड रेस को. ओके, सो देखिए होता क्या है, तो इस ग्लास ट्यूब में हम कोई भी एक गैस ले लेते हैं. नाउ द कंडीशंस, इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है, इस ग्लास ट्यूब को कनेक्ट किया गया है एक वैक्यूम पंप के साथ. वैक्यूम पंप क्या करता है कि इस ट्यूब में बहुत ही लो प्रेशर मेंटेन करेगा. तो प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर हम मेंटेन कर रहे हैं. अब ये इंपॉर्टेंट है कि इतना लो प्रेशर हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं. सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दैट इज़ अ वेरी हाई वोल्टेज. सो वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अराउंड 10,000 volts इज यूज्ड. अब जब ये कंडीशंस हम फुलफिल करते हैं, या सपोज हमने प्रेशर को मेंटेन कर लिया बट वोल्टेज इज स्टिल लो, तो धीरे धीरे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद सडनली ट्यूब में ग्लो अपीयर होगा. ओके, अब अगर आपने वोल्टेज को फिर से कम कर दिया तो वो ग्लो फिर से डिसअपीयर कर जाता है. तो ये जो ग्लो ट्यूब में अपीयर होगा, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही हो रहा है, और वो वोल्टेज फिक्स नहीं है. अगर आप गैस चेंज करते हो तो वो वोल्टेज चेंज होगी. तो बहुत हाई वोल्टेज आने पे ही ये ग्लो अपीयर होता है. और ये ग्लो जो है, दिस वाज कॉज्ड बाय सम इनविजिबल रेज जिनको कहा गया कैथोड रेज. अब कैथोड रेज क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये रेज इस कैथोड इलेक्ट्रोड से जनरेट हो रही थी. रेज कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ आ रही थी. ओके, सो वी कैन से दैट रेज वर ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन. तो इस तरह से रेज ट्रेवल कर रही थी. तो क्योंकि उनकी ट्रेवलिंग की डायरेक्शन कैथोड से एनोड थी, तो हम ये मान सकते हैं कि वो कैथोड की तरफ से ओरिजिनेट हुई हैं, कैथोड से नहीं हुई हैं. सो नेवर अज्यूम कि इलेक्ट्रोड की वजह से रेज जनरेट हो रही हैं. ठीक है, बस उनकी ओरिजिन जो था वो कैथोड की तरफ से आ रही थी, इसलिए उनको नाम दे दिया गया कैथोड रेज. क्लियर. सो इन कैथोड रेज को जे थॉमसन ने स्टडी किया और फाइनली ये पता लगाया कि ये कैथोड रेज बेसिकली पार्टिकल्स हैं. अब क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उस रे के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इसीलिए वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है. तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स में कंफर्म हुआ कि इन रेज में बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं. क्लियर. सेकेंड थिंग, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिनोमेना हो रहा है जिसको हम डिस्चार्ज ऑफ गैसेस बोलते हैं, दिस इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइटनिंग. अगर हम लाइटनिंग में देखें क्या होता है, तो उसको हम इस तरह से यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखिए, दीज आर द क्लाउड्स. ठीक है, ये हमारे पास दो क्लाउड्स हैं. क्लाउड के सरफेस पे यहाँ बॉटम में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया. तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पे एक पोटेंशियल आ जाएगा. और ऐसा नहीं कि क्लाउड चार्ज होते हैं,
क्लाउड में नेगेटिव चार्ज एक एंड पे आ गया है, पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे चला गया है, ठीक है, वो दोनों पोलराइज हो गए, अलग अलग पोल्स पे चले गए हैं। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव के सेपरेट होने की वजह से अब अर्थ में देखते हैं कि अर्थ के सरफेस पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्लाउड का सरफेस नेगेटिव है, अर्थ का सरफेस पॉजिटिव है, तो दो ऑपोजिट चार्ज हो गए, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई होता है तो उस हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। जब बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं हम तो उस मीडियम में जो भी गैस होगी उसके मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे, मतलब उनमें से आयंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही एयर में आयंस आ गए तो हमारे पास चार्ज कंडक्ट करने वाला मीडियम हो गया, क्योंकि हवा तो वैसे चार्ज कंडक्ट करेगी नहीं, बट अगर एयर में आयंस प्रेजेंट हैं तो नाउ दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब क्योंकि आयंस हमारे पास यहाँ प्रेजेंट हैं, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द आयनाइज्ड एयर इज कॉल्ड लाइटनिंग। ओके, तो ये जो लाइटनिंग होगी ये है क्लाउड और अर्थ के बीच में। अब क्लाउड में ही पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इनके बीच में भी, तो क्लाउड में भी इंट्रा क्लाउड, ओके, वर्ड इज इंट्रा क्लाउड, क्लाउड के अंदर भी लाइटनिंग होती है। तो एक एंड नेगेटिव है, एक एंड पॉजिटिव, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। वैसे ही दो क्लाउड्स के बीच में भी लाइटनिंग होती है, उसको बोलते हैं हम इंटर क्लाउड। तो लाइटनिंग तीन तरह से होती है, एक ही क्लाउड के बीच में, दो क्लाउड्स के बीच में, और क्लाउड्स एंड अर्थ के सरफेस के बीच में। तो जो फिनोमेना लाइटनिंग का यहाँ हो रहा है सेम फिनोमेना हमारी गैस ट्यूब में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे ये होता है। तो यहाँ पर जो भी गैस के पार्टिकल्स हैं, इन गैस के पार्टिकल्स को, अब हमें तो पता है कि एटम बेसिकली एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस एक एफ अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, अब आप चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी फोर्स देनी पड़ेगी इट शुड बी ग्रेटर देन एफ, ठीक है। तो अगर ये एफ सपोज दिस इज द फोर्स इक्विवेलेंट टू 10, तो यहाँ पर जब भी आप 10 से ज़्यादा फोर्स बाहर की तरफ लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हमें इसको बाहर निकालना है तो उसको खींचना पड़ेगा, तो उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हमें पता है कि वर्क एंड एनर्जी आर सेम थिंग, ठीक है। तो एनर्जी प्रोवाइड करनी है मतलब हमें उसको वर्क प्रोवाइड करना है, और वर्क का एक फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है क्या इसको हम वेरी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी गैस ले लो आप, कि हर एक गैस का इलेक्ट्रॉन सेम होगा, उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी है तो मुझे ज़्यादा वर्क करना है, ज़्यादा वर्क करना है तो ये फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, बट चार्ज तो फिक्स्ड है, तो मैं किसको बढ़ा सकता हूँ? पोटेंशियल को। तो सिर्फ पोटेंशियल ही एक ऐसा फैक्टर है जिसको मैं यहाँ बढ़ा के वर्क बढ़ा सकता हूँ, और जितना ज़्यादा वर्क होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। इसीलिए जैसे हम यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर जो गैसेस हैं, लेट मी ड्रॉ दिस, सपोज ओके दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब इतना हाई वोल्टेज डेवलप होगी तो इस इलेक्ट्रॉन को इतनी फोर्स मिलेगी बाहर की तरफ कि वो इस गैस के एटम से बाहर निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो हमारे पास एक न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, बाकी क्या बच गया? कैटायन, ठीक है। तो न्यूट्रल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो जो रिमेनिंग बची स्पीशीज दैट विल बी कॉल्ड कैटायन, उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो 2 पार्टिकल जनरेट हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स
क्योंकि कैथोड पे चार्ज है नेगेटिव, एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ऐसे यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स थे उनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड पे एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गए। इन्हीं मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज कहा गया है। सो नाउ वी आर क्लियर कि कैथोड की तरफ से आ रही थी इसलिए कैथोड रे कहा गया। सेकेंडली, दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इनविजिबल हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को देख नहीं सकते, तो दीज आर इनविजिबल रेज एंड दीज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब अगर यहाँ पर मैं एक फील्ड अप्लाई करता हूँ, सपोज इलेक्ट्रॉन इस ग्लास ट्यूब में रे इस तरह से जा रही है। अब अगर मैं इस तरफ एक फील्ड अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दी। अब क्योंकि ये जो रे है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है, तो ये नेगेटिव से रिपेल होगी, तो ये रे धीरे धीरे नीचे की तरफ मुड़ना स्टार्ट होती हैं। तो रेज नीचे की तरफ मुड़ना स्टार्ट होगी और नीचे पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे कंफर्म हुआ कि रे के ऊपर चार्ज है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस तरह से किए गए, उनके बीच में व्हील्स रखा गए, बहुत लाइट वेट व्हील से स्ट्राइक की, व्हील मूव करना शुरू करता है, तो उससे कंफर्म हुआ कि इनके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, दीज आर बेसिकली पार्टिकल्स। ओके, सो चलो वी विल डिस्कस दैट पार्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट वी मस्ट बी क्लियर कि जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में हो रहा है, दैट सेम फिनोमेना इज कॉल्ड लाइटनिंग। तो लाइटनिंग और डिस्चार्ज ट्यूब आर बेसिकली सेम फिनोमेना कंसेप्चुअली। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज वेरी लो प्रेशर मेंटेन करना है, सेकेंड इज वेरी हाई वोल्टेज। अब वोल्टेज तो मैंने आपको समझा दिया कि वोल्टेज हाई मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। हाई वोल्टेज होगी तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, वर्क ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तभी वो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स से बाहर निकल पाएगा। अब लो प्रेशर को यूज़ करने का जो कॉन्सेप्ट था वो इसलिए है, अब सपोज़ आप एक हाईवे पे बाइक चला रहे हो, हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हाईवे पे अगर ट्रैफिक है तो क्या आप सीधे जा पाओगे? बिल्कुल नहीं, आपको टर्न्स बार बार लेने पड़ेंगे, तो आपका जिगजैग मोशन होगा। क्लियर? बट अगर हाईवे खाली है तब तो आप काफ़ी स्पीड पे स्ट्रेट चल सकते हो, तो यू कैन मूव स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट था कि जब ग्लास ट्यूब के अंदर रेज जनरेट हो रही हैं, अब यहाँ एक रे जनरेट हुई और बहुत ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ होंगे तो ये रे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उनके साथ कोलाइड करेगा। कोलिजन से इसका पाथ स्ट्रेट लाइन तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट जो उसका बिहेवियर है हम उसको स्टडी करें, बट ये इसका जो zigzag path है that is because of the collision. It is not the property of the cathode ray to follow a zigzag path. It is because of the collisions with the other gas molecules or atoms that it is following a zigzag path. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, विल ट्राई कि कम से कम गैस के पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो। तो गैस के पार्टिकल्स अगर बहुत ही कम मेंटेन करने हैं, इट मीन्स वी हैव टू मेंटेन अ वेरी लो प्रेशर। तो लो प्रेशर मेंटेन करने से रेज कैन मूव इन स्ट्रेट लाइन, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारी कैलकुलेशंस में और ऑब्जर्वेशन में एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है कि इन्हीं दो कंडीशन में डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेट की जाती है। ओके, दैट इज क्लियर। सो नाउ विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रेज आ रही हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एक्चुअली में रेज आ रही थी? तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया था दैट वाज परफोरेटेड। ये जो एनोड हमने लिया है इट इज़ परफोरेटेड, और यहाँ पर हमने स्क्रीन यूज़ की है जिंक सल्फाइड की। तो जब कैथोड की तरफ से
रेज जनरेट होंगी, तो ये रेज जब यहाँ पर स्ट्राइक करती हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, तो यहाँ पर एक सिंटिलेशन या छोटा सा ब्राइट स्पॉट जनरेट होता है। उससे पता लगता है कि कोई चीज़ यहाँ पर स्ट्राइक की है। ओके, तो वी नीड दिस फ्लोरेसेंट मटेरियल, फ्लोरेसेंट कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड टू डिटेक्ट कि कहाँ एग्जैक्टली रे ने हिट किया है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक सेटअप में हम क्या करते हैं, रेज कैथोड रेज तरह से मूव कर रही हैं और हमने इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। सपोज यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, तो क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह सेकेंड टाइम हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट हो गए, तो हमने कहा ये मैग्नेटिक में भी डिफ्लेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक में भी डिफ्लेक्ट होते हैं, और अगर कोई फील्ड प्रेजेंट ना हो तब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अगर यहाँ पर हम कैथोड रे के पाथ में एक बहुत ही लाइट वेट व्हील रखते हैं, ठीक है, और इसको इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं कि कैथोड रे व्हील के एक एज पे स्ट्राइक करे, दिस व्हील स्टार्ट्स मूविंग वेरी स्लोली। इट मीन्स कोई पार्टिकल इसके साथ कोलाइड किया, क्योंकि वेव्स के हिट करने से या वेव्स की वजह से कभी भी मोशन इंड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, आप एक बहुत स्मॉल लाइट वेट व्हील लीजिए और एक टॉर्च लेके उसके सामने खड़े हो जाइए, दिस व्हील कैनॉट स्टार्ट मूविंग और रोटेटिंग। So this must be hit by some particles to transfer the momentum so that to generate the movement. Okay, so based on different set of experiments, they identified or they discovered the properties of the cathode rays. And one of the most important properties of the cathode rays is its E by M ratio. ठीक है, E by M ratio जिसको हम बोलते हैं चार्ज अपॉन मास रेशो। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रेज। वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि डिस्कवरर ऑफ द कैथोड रेज वाज प्लकर। ठीक है, जूलियस प्लकर स्टार्टेड विद द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, तो ही डिस्कवर्ड दोज रेज, बट थॉमसन वाज द वन हु कंडक्टेड मोर एक्सपेरिमेंट्स और उसने फाइनली कैरेक्टराइज किया, उसने बताया कि जो पार्टिकल्स हैं कैथोड रेज के उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टराइज करने का जो क्रेडिट है वो जाता है थॉमसन को, और कैरेक्टराइजेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सो दैट इज़ वाई हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन फाइनली डिस्कवर किया गया था बाय जे थॉमसन। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दे आर इनविजिबल बट डिटेक्टेड बाय फ्लोरेसेंट मटीरियल, क्योंकि जब वो एंड पे फ्लोरेसेंट मटीरियल को हिट करता है दैट देर इज़ अ स्मॉल ब्राइट स्पॉट दैट इज़ कॉल्ड सिंटिलेशन, तो फ्लोरेसेंट मटेरियल को हिट करने से उनका डिटेक्ट हम कर सकते हैं। देन दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूविंग एट हाई स्पीड्स, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन लेयर ऑफ मैटर। ठीक है, बहुत पतली शीट्स होंगी उनको थ्रू पास कर सकते हैं, और किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से वो स्ट्राइक करते हैं, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। ठीक है, किसी स्पॉट पे वो अगर आप कैथोड रेज डालेंगे तो वहाँ हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, फोटोग्राफिक प्लेट को भी वो अफेक्ट करते हैं, व्हील मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इफेक्ट। तो दिस मैकेनिकल इज बेसिकली द मूवमेंट और द रोटेशन ऑफ दैट लाइट वेट व्हील। दे कैन आयनाइज द गैस बिकॉज फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। सपोज एक इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट आ रहा है, यहाँ पर एक एटम है, एटम के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन है, ये इससे कोलाइड करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देगा, तो दिस इज कॉल्ड आयनाइजिंग द गैस। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक हमारे पास था, यहाँ पर इसने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस इस एटम का कैटायन बच गया, तो दे कैन आयनाइज द गैस ऑल्सो। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द कैथोड रे ट्यूब और द इलेक्ट्रोड्स यूज। मीन्स चाहे आप गैस ऑक्सीजन लें, हाइड्रोजन लें, हीलियम लें, नियॉन, कोई भी गैस अगर हम लेते हैं, कैथोड रेज सेम होंगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। इलेक्ट्रोड्स आप कोई भी मटेरियल का ले लीजिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कैथोड रेज की वो इस पे डिपेंड नहीं करते कि आप कौन सी गैस ले रहे हो या कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो। क्यों नहीं करती? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है E/m रेशियो। अब अगर हम ऑक्सीजन के एटम की बात करें, हाइड्रोजन के एटम की, हीलियम की, नियॉन की या नाइट्रोजन की, क्या किसी का इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन हर एक एटम का सेम होता है। जब इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो ये जो चार्ज की वैल्यू है ये फिक्स होगी, और अब इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो भैया मास भी तो सेम होगा, तो मास की वैल्यू भी फिक्स होगी। तो ये चार्ज बाय मास जो है, दिस इज अ यूनिवर्सल वैल्यू फॉर कैथोड रेज। तो कैथोड रेज का सोर्स कुछ भी हो, उनकी E/m रेशियो हमेशा फिक्स होती है, एंड दिस इज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि कभी चार्ज वेरी नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन का, ना ही कभी मास वेरी करेगा। सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज इज independent of the nature of the gas taken in the discharge tube. Okay, so that's all for this lecture. In the next lecture we will start with we'll continue with this concept of charge by mass and the canal rays, how the canal rays were discovered and how they are different from the cathode rays. Okay, thank you.